किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नियम पुस्तिका यानी एक रूल बुक की जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल, बिना रूल्स के तो कुछ नहीं चल सकता। सही कहा। लेकिन जब देश भारत जैसा विशाल हो, जहां इतनी विविधताएं हों, तो उस देश की नियम पुस्तिका भी दुनिया की सबसे लंबी और विस्तृत रूल बुक बन जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना? बिल्कुल। जिसमें मूल रूप से 22 भाग, 395 आर्टिकल्स और 8 अनुसूचियां शामिल थीं। तो आज के इस गहन विश्लेषण या इस डीप डाइव का मुख्य उद्देश्य यही है, भारतीय राजव्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी का एक मजबूत एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन करना, जो कि एसएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए बहुत जरूरी है। एकदम सही। अगर इस पूरे संविधान को एक विशाल इमारत के ब्लूप्रिंट की तरह देखा जाए, तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी नींव से शुरुआत करनी होगी। और देखिए, इस विशाल इमारत का नक्शा कोई एक दिन में नहीं बन गया था। इसके पीछे एक लंबा ऐतिहासिक संघर्ष था। मतलब रातों रात कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। साल 1934 में एमएन रॉय ने सबसे पहले एक संविधान सभा का विचार रखा था। अच्छा, वामपंथी विचारक एमएन रॉय ने? हाँ। फिर आखिरकार 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इस संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर आए थे। अरे वाह, ये नाम तो अक्सर एमसीक्यू में पूछ लिया करें। बिल्कुल। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सभा के सदस्यों का चुनाव सीधे आम जनता ने नहीं किया था, ये अप्रत्यक्ष चुनाव था। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक ऐसी सभा जिसमें देश के हर कोने से लोग आए थे, तो वहां आम सहमति बनाना कितना मुश्किल रहा होगा? बहुत मुश्किल। ये तो बिल्कुल किसी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली की उस मीटिंग की तरह लगता है, जहां हर सदस्य की अपनी एक अलग राय होती है। हाँ, पर आखिर में पूरे घर को चलाने के लिए एक ही नियम तय करना पड़ता है। बिल्कुल। और यही संविधान निर्माताओं की सबसे बड़ी जीत थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जहां डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 9 दिसंबर को। और फिर 11 दिसंबर को? 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और सर बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। अच्छा। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सभा दोहरी जिम्मेदारी निभा रही थी। ये आजाद भारत की पहली संसद के रूप में भी काम कर रही थी। मतलब सुबह संविधान लिखना और दोपहर को देश के आम कानून बनाना। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लग गए। तब जाकर 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया। हाँ, और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू किया गया। अब जब इस जॉइंट फैमिली ने नियम तय किए, तो उन्होंने एकदम शून्य से तो शुरुआत नहीं की होगी। नहीं, दुनिया भर के बेहतरीन नियमों का अध्ययन किया गया। इसका सबसे बड़ा स्रोत था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जहां से फेडरल ढांचा आया। हाँ। फिर यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम और सिंगल सिटीजनशिप ली गई। अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू लिया गया। और आयरलैंड से डीपीएसपी, है ना? बिल्कुल सही। और कनाडा से मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था और यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज। इन सब का निचोड़ हमें प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में मिलता है, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। हाँ। और बेरूबाड़ी और केशवानंद भारती मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। और वो जो 42वां संशोधन था 1976 का, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, हाँ, उसी के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्द जोड़े गए। एकदम सही। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। मतलब दुनिया भर से इतनी सारी चीजें लेने के बावजूद क्या ये पूरी तरह हमारा अपना संविधान है? बिल्कुल है। ये तो एक ऐसी रेसिपी की तरह हो गया जिसमें मसाले दुनिया भर से आए हैं, लेकिन स्वाद 100% भारतीय है। क्योंकि हमारे निर्माताओं ने अंधानुकरण नहीं किया। जैसे कनाडा से फेडरलिज्म लिया, पर उसे भारत की जरूरतों के हिसाब से मजबूत केंद्र के साथ ढाला। अरे वाह! तो अब जब देश की आत्मा तय हो गई, तो अगला कदम था भाग 1, यानी भौगोलिक सीमाएं तय करना। हाँ, भाग 1, जो आर्टिकल 1 से 4 तक है। आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं।
भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अच्छा, और आर्टिकल 2 और 3 के तहत संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है? हाँ, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से आर्टिकल 4 बहुत जरूरी है। ये कहता है कि इन बदलावों को आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब ये साधारण बहुमत से हो सकता है? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक बड़े कमरे के बीच दीवार खड़ी करके उसे 2 कमरों में बांट देना। इससे इमारत की मुख्य नींव तो नहीं बदलती ना। बहुत सही उदाहरण है। अब इमारत बन गई तो ये तय करना था कि इसमें रहेगा कौन, यानी नागरिकता, जो भाग 2 में है आर्टिकल 5 से 11। हाँ, सिटीजनशिप एक्ट 1986 के तहत नागरिकता पाने के 5 तरीके हैं: जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र समाविष्टि। चलिए, नागरिक भी तय हो गए, तो अब आता है भाग 3, जो मुझे सबसे दिलचस्प लगता है, मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल। आर्टिकल 12 से 35 तक ये जस्टिशिएबल है, मतलब अगर इनका हनन हो तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। पर मूल रूप से तो 7 अधिकार थे ना? हाँ, पर 44वें अमेंडमेंट 1978 के जरिए संपत्ति के अधिकार को हटाकर आर्टिकल 300A के तहत लीगल राइट बना दिया गया। अच्छा, तो अब सिर्फ 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। सही कहा। इसमें कुछ बहुत जरूरी आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 14 जो समानता की बात करता है, आर्टिकल 17 जो छुआछूत का अंत करता है, और आर्टिकल 21A जिसे 86 में संशोधन 2002 में जोड़ा गया, बच्चों की मुफ्त शिक्षा के लिए। बिल्कुल। पर इन सब को जो चीज असल में मजबूत बनाती है वो है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था। हाँ, क्योंकि इसके तहत सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है, जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस वगैरह। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या आजादी के नाम पर कोई कुछ भी कर सकता है? ये मुझे एक ब्रेक सिस्टम की तरह लगता है। ब्रेक सिस्टम कैसे? मतलब गाड़ी तेज चलाने का अधिकार सबको है, पर वहीं तक जहां तक वो दूसरे की गाड़ी से ना टकराए। बिल्कुल सही कहा। और ये ब्रेक असल में इमरजेंसी के वक्त लगता है, जब इन अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है। पर एक अपवाद है ना? हाँ, आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। जीवन का अधिकार हमेशा रहता है। अरे वाह! तो नागरिकों को अधिकार मिल गए, लेकिन क्या सिर्फ नागरिकों के ही अधिकार है? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है। इसके लिए भाग 4 आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी DPSP, आर्टिकल 36 से 51 तक, जिनका लक्ष्य एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य बनाना है। हाँ, इन्हें लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। इसे हम सरकार के लिए एक GPS नेविगेशन सिस्टम कह सकते हैं। GPS सही रास्ता दिखाता है, पर अगर ड्राइवर यानी सरकार उस पर ना चले तो पुलिस फाइन नहीं लगा सकती। पर चुनाव में जनता सजा जरूर दे सकती है। बिल्कुल, पर इन्हें नॉन जस्टिशिएबल रखा क्यों गया? क्योंकि आजादी के तुरंत बाद देश के पास इतने संसाधन नहीं थे कि हर चीज की कानूनी गारंटी दी जा सके। समझ गया। और इसमें आर्टिकल 40 पंचायत की बात करता है और 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति की। हाँ, और इसके तुरंत बाद आता है भाग 4A, मौलिक कर्तव्य, जो शुरू में संविधान का हिस्सा नहीं थे। अच्छा, तो ये कब जोड़े गए? 42वें अमेंडमेंट 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। शुरू में 10 थे, फिर 86वें अमेंडमेंट के बाद 11 हो गए। बेहतरीन। अब ये पूरा सिस्टम तो बन गया, पर इसे चलाएगा कौन? कार्यपालिका और संसद का ढांचा क्या है? चलिए इस पर आते हैं। भाग 5 में है राष्ट्रपति, आर्टिकल 52 से 61। आर्टिकल 53 के अनुसार वो कार्यपालिका के प्रमुख हैं। और आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, जो सिर्फ संविधान के उल्लंघन पर लग सकता है। एकदम सही। और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं, आर्टिकल 74 और 75 के तहत। और ये पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। पर मंत्रियों की संख्या पर भी तो कोई लिमिट है ना? हाँ, 91वां अमेंडमेंट 2003 मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल ताकत के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। अरे हाँ, जंबो कैबिनेट को रोकने के लिए। अब चलिए एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। सुनने वालों के लिए ये एग्जाम हॉल के आखिरी 10 मिनट जैसा है। मैं तैयार हूँ। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 124। और हाई कोर्ट की रिट पावर? आर्टिकल 226 में है। बहुत बढ़िया। CAG यानी कैग? आर्टिकल 148। फाइनेंस कमीशन?
ये आता है आर्टिकल 324 से 329 तक। और संविधान में संशोधन का आर्टिकल? आर्टिकल 368 भाग 20 में। और आखिरी पंचायती राज? 73वां अमेंडमेंट भाग 9 और 11वीं अनुसूची। क्या बात है, ये रैपिड फायर तो बहुत मजेदार था। अगर कैंडिडेट्स 42वें, 44वें, 73वें और 86वें अमेंडमेंट को याद रखें तो पॉलिटी के कई एमसीक्यूज वैसे ही हल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो आज हमने 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान से लेकर इस विशाल यूनियन ऑफ स्टेट्स बनने तक का सफर तय किया। एक ऐसा सफर जहां अधिकार और कर्तव्य दोनों संतुलित हैं। हाँ, जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद है ये डीप डाइव आपकी तैयारी की एक मजबूत नींव बनेगा। और जाने से पहले मैं एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। संविधान सिर्फ पन्नों पर लिखी धाराएं नहीं है। कल सुबह जब अखबार में किसी नए कानून की चर्चा हो तो सोचिएगा, क्या वो कानून भाग 3 के अधिकारों और भाग 4 के डीपीएसपी के बीच सही संतुलन बना रहा है? बहुत गहरी बात है ये। क्योंकि संविधान को जिंदा रखने का काम सिर्फ अदालतों का नहीं, एक जागरूक समाज का है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और ऐसे ही गहराई से चीजों को समझते रहिए। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।